Hello everyone, I welcome you all on this beautiful channel, Mr. Sir. Today we are going to start with a very interesting topic, that is domain range and the graphs of the trigonometric function. Okay, so let's not waste much of our time and let's start with the topic. My name is Divyanshu Kumar and I am your mentor for teaching maths. Okay, so today we will start with the topic. So before starting the topic, I would really like to tell you about what we have studied in the previous lecture. So if you have really not watched the previous lecture, go do watch it. ठीक है, we'll be discussing in a very bit, ठीक है, in a very small, समझो कि बहुत ही छोटा सा, तो थोड़ा सा उसको ना डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाई, जो आपका जो राइट साइड में दिख रहा होगा, ठीक है, आपके राइट साइड में जो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपको क्या है, कार्टेशियन प्लेन की तरह दिख रहा है ये नहीं. यहाँ पे एक्स एक्सिस बना है, वाई एक्सिस बना है, उसके बीच में एक सर्कल बना है. ठीक है, तो इन माय प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट ये जो सर्कल बनता है यहाँ पे, ये 1 यूनिट का है. ठीक है, ये इसका जो रेडियस होता है ये 1 यूनिट का होता है. इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सर्कल बोलते हैं. यानी कि एनी सर्कल विच इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, टेकिंग रेडियस एज 1 यूनिट, तो उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सर्कल बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए, आपने अपने प्रीवियस यानी कि बहुत छोटे जो क्लास में जब आपने पढ़ा होगा सर्कल के बारे में, या फिर नहीं भी पढ़ा होगा, सर्कल का डेफिनेशन जब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा, इस सर्कल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स. यानी कि यहाँ पे भी ये जो सर्कल बना है ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट. यानी कि अब ये कोऑर्डिनेट सॉरी, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, इस पे ये जितने भी पॉइंट से ये सर्कल बना है, हर पॉइंट का कोई ना कोई क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा. होगा या नहीं होगा, हर पॉइंट का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा. तो देखिए, अब जब हर पॉइंट का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट है, यानी कि एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट या वाई एक्सिस का कोई पॉइंट होगा. होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं. वाई एक्सिस का जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि यहाँ पे जो पॉइंट पी ए बी है, तो इस ए को हम क्या बोलते हैं, cos x बोलते हैं, और इस b को हम क्या बोलते हैं, sin x बोलते हैं. यानी कि इस सर्कल क्या है, ये सर्कल पे हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई क्या होगा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट होगा. ठीक है, और हर एक एब्सिसा को हम क्या बोलेंगे, cos x बोलेंगे, और हर एक ऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, sin x बोलेंगे. ठीक है, यही मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज डू गो एंड वॉच दैट लेक्चर. ठीक है, उसका मैं लिंक इसके नीचे लगा दूंगा यहाँ पे. ठीक है, एंड वी आर स्टडिंग ट्रिगोनोमेट्री फ्रॉम बेसिक, तो आप हर एक चीज देख सकते हो. क्लास 10th के बेसिक लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री की डाल दी है. ठीक है, क्लास 11th का भी स्टार्ट हो चुका है. ये क्लास 11th के जो ट्रिगोनोमेट्री उसका सेकंड लेक्चर है. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने यही सब डिस्कस किया है वहां पे. ठीक है, हर फंक्शंस को अच्छे से देखा है, ठीक है, समझा है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे भी यही चीज देख रहे हैं. यानी कि देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हर एक पॉइंट्स पे क्या है, cos x sin x है. एब्सिसा को हम cos x बोल रहे हैं, ऑर्डिनेट को sin x बोल रहे हैं. ये तो आपको समझ में आ गया. अब हम देखेंगे कि ये जो इधर ये जो टेबल बना हुआ है इतना बड़ा, ठीक है, हाँ, तो इसमें देखिए क्या है कि साइन कॉस टेन कॉट है, सबका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ वैल्यू जैसा कुछ लिखा हुआ है ना. तो हम ये समझने की कोशिश करें कि ये वैल्यू, ठीक है, इसको हम ऐसे ही क्यों लिख दिए ऐसा. ठीक है, ऐसे इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0 क्यों लिख देता है, इसको हम समझेंगे यहाँ से. ठीक है, और फिर इसको समझ के हम क्या निकालेंगे, इसका डोमेन और रेंज निकालेंगे. ठीक है, फिर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा. देखिए, तो ट्रिगोनोमेट्री इतना इंटरेस्टिंग है. ठीक है, और लोग इससे बहुत ही ज्यादा डरते रहते हैं, वो लगता है यार ट्रिगोनोमेट्री बहुत हार्ड है, बनता नहीं है. ठीक है, ये है बहुत ही अच्छा है. ठीक है, मजा आता है इसको बनाने में. आप भी समझोगे तो बहुत मन लगेगा. ठीक है, हाँ, तो हम जैसे देखिए, अब देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट ऑन टू साइन एक्स, क्योंकि हमारे यहाँ पहले क्या नाम लिखा है, साइन एक्स लिखा हुआ है. तो अब हम साइन एक्स की ओर आते हैं. तो देखिए, अगर हम ये देखें, अगर हम यहाँ से ऐसे इस ऑरिजिन से ऐसे ये बना दें, यानी कि ये क्या है, 0 डिग्री है. ठीक है, ये 0 डिग्री है. ये जब ऐसे मुड़ के यहाँ पे आ रहा है यानी 90 है. यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो हमारा एंगल है वो वेरी कैसे कर रहा है, 0 to 90 जा रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है 0 to 90, यानी कि 0 to π/2. वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. ठीक है, इंक्रीज कर रहा है 0 to π/2. जब वो 0 to π/2 इंक्रीज कर रहा है हमारा एंगल, तो देखिए साइन एक्स, यानी कि यहाँ पे साइन एक्स ये है, यहाँ पे साइन एक्स ये है, ऑर्डिनेट वाला. तो इस साइन एक्स का भी वैल्यू क्या हो रहा है, 0 to 1 इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, कर रहा है ना. यानी कि इसीलिए देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या लिख रहे हैं, साइन एक्स का वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1. तो मैं दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है. ठीक है, फिर वैसे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, 90 है. ठीक है, यहाँ आएगा तो क्या होगा, 180 होगा. यानी कि जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है वो क्या दे रहा है, 90 to 180 दे रहा है, यानी कि π/2 to π दे रहा है या नहीं दे रहा है. तो इसमें देखिए, यहाँ पे क्या है, साइन एक्स 1 है, और यहाँ पे साइन एक्स क्या है, 0. यानी कि ये क्या कर रहा है, डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0. डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फ्रॉम 1 to 0. ठीक है, डिक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो बहुत नीचे आ रहा है. 1 to 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बहुत ही आसानी से देखो, आपको समझ में आया नहीं आया. अब जब देखिए हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, π to 3π/2 हमारा एंगल इंक्रीज हो रहा है. ये 180 है. ठीक है,
ये 180 है, ये 180 से कहाँ चला गया 270 पे, यानी कि पाई टू 3π/2 ये जा रहा है नहीं जा रहा है, ये पाई टू 3π/2 जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है साइन एक्स 0 to -1, यानी कि फिर ये डिक्रीज कर रहा है 0 to -1 पे जा रहा है, ठीक है। अब फिर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, ये 3π/2 से 2π की ओर जा रहा है नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, -1 से 0 जा रही है, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है -1 से 0, ठीक है। तो इसी चीज को हमने क्या निकाला, ग्राफ से अच्छे से देख के समझा, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको भी समझ में आया, ठीक है। अब देखिए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब आप cos x का तो आसानी से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। अब देखो जो हमारा एब्सिसा होगा वो क्या होगा, cos x होगा या नहीं होगा, यानी कि देखिए cos x क्या है, यहाँ पे 1 से 0 जा रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या हो रहा है, 1 से 0 डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, जरूर हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या हो रहा है, देखिए 0 से -1 डिक्रीज कर रहा है, यानी कि 0 से -1 गया, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, -1 से 0 इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज फ्रॉम -1 to 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, 0 to 1, तो इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो देखिए नाउ इट इज क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आपको समझ में आया नहीं आया, आप खुद बताओ, यू डू टेल मी वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में अब आ गया होगा, ठीक। इसी तरह से जो हमारा सारा वैल्यू होता है, सारा जो होता है, ठीक है, 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी रेशियोज है, ठीक है, या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी फंक्शंस है, वो सारे भी इसी तरह से क्या होता है, अपना वैल्यू चेंज करते हैं हर एक क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। वो इसी तरह से हर एक क्वाड्रेंट्स में अपना वैल्यू चेंज करते हैं, क्योंकि देखिए हर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का किसी हर एंगल पे कोई ना कोई वैल्यू होता है। अगर हम tan 30 को ले, tan 30 1/√3 होता ही नहीं होता है, tan 60 √3 होता ही नहीं होता है। दोनों देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर भी दोनों का वैल्यू कुछ ना कुछ अलग है, चेंज है या नहीं है। तो देखिए हर पॉइंट पे, यानी कि देखिए tan 30 जो बनेगा, अब मान लीजिए इसी को हम 30 डिग्री मान लें, यानी कि यही तो बनेगा tan 30, यानी कि यही जो पॉइंट है, यही तो tan 30 वाला पॉइंट है या नहीं है। यहाँ पे भी cos कुछ होगा, sin कुछ होगा। अब देखिए tan को भी हम sin और cos के फॉर्म में लिखते हैं ना, इसीलिए तो बात है, यही तो बात है, यही तो आपको समझना है कि हर रेशियोज को, हर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या हर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम क्या करते हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। आप किसी को भी देख लो, देखिए साइन तो साइन है ही, कॉस तो कॉस है ही, टेन को हम साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, कॉट को हम कॉस अपॉन साइन लिखते हैं नहीं लिखते हैं। फिर तुम्हारा देख लो इधर कॉसेक है, उसको 1/sin लिखते हैं, वो भी साइन के फॉर्म में लिखा गया, सेक को हम 1/cos लिखते हैं। तो हर एक को हम फॉर्म में लिखते हैं साइन या कॉस, इसीलिए देखो हर किसी का पॉइंट यहाँ पे बनेगा और उसमें वो क्या होगा, साइन और कॉस के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसीलिए समझिए कि हर जो जितना भी हमारा यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सबका हर क्वाड्रेंट में कुछ ना कुछ वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है। क्योंकि हर क्वाड्रेंट में क्या है, एंगल वेरी कर रहे नहीं कर रहा है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 to 90 जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180, थर्ड में 180 to 270 एंड लास्ट में हमारा क्या होता है 270 to 360। तो जब ये सही एंगल वेरी करता है, उसी तरह से पॉइंट भी क्या होता है, एंगल वेरी कर रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, पॉइंट भी वेरी कर रहा है, क्योंकि सर्कल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स है, इसको सर्कल से रिलेट करो, तो वो जब कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स है तो बाकी सब भी क्या होता है, सही चेंज होता है। तीसरी चीज को समझना है, तो देखिए tan जो होता है हमारा, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू इंक्रीज होता है 0 to infinity, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में -∞ to 0 इंक्रीज होता है, थर्ड में 0 to infinity इंक्रीज होता है, फोर्थ में -∞ to 0 इंक्रीज ही होता है। देखिए इसमें क्या है, चारों में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि tan x क्या है, हर जगह इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम इसको इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए कॉट क्या है, इसमें डिक्रीज कर रहा है इन्फिनिटी टू 0, ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है 0 to -∞, ये डिक्रीज कर रहा है इन्फिनिटी टू 0, और ये डिक्रीज कर रहा है 0 to -∞। तो इसको भी हम अब देखिए हर जगह ये भी क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए सेक को हम देखते हैं, इसका क्या है, ये इंक्रीजिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है 1 to infinity। तो देखिए यहाँ पे कॉस क्या था, फर्स्ट में डिक्रीजिंग था, तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या है, फर्स्ट में इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये यहाँ डिक्रीजिंग है, देखिए फिर यहाँ इंक्रीजिंग है -∞ to -1, ठीक है। फिर ये क्या है, डिक्रीज कर रहा है -1 to -∞, और फिर ये डिक्रीज कर रहा है इन्फिनिटी टू 1, ठीक है। अब हम कॉसेक पे आते हैं, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है इन्फिनिटी टू 1, फिर ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है 1 to infinity, फिर ये इंक्रीज कर रहा है -∞ to -1, और फिर ये डिक्रीज कर रहा है -1 to -∞। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम इसी से समझते हैं कि हम डोमेन और रेंज को कैसे निकालें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू टेल मी, या फिर डू थिंक, यू डू रिकॉल इन योर माइंड कि डोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होता है, ठीक है। तो अगर मतलब ऐसे देखो, अगर ऐसे समझो कि डोमेन क्या होता है, तो डोमेन का मतलब क्या होता है कि द वैल्यू
ठीक है, ऐसे मैंने आपको एक अच्छे से एग्जांपल दिया होगा जब आपने पढ़ा होगा। मैं इस एडेप्टर को ले लेता हूँ तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये मान लीजिए मेरे पास ये एडेप्टर है। ठीक है, इसको मैंने मशीन मान लिया, एक समझ लो फंक्शन। ठीक है, फंक्शन है। ठीक है, इसको मैंने मिक्सर या ग्राइंडर, ठीक है, या जूसर कुछ भी मान लिया। ठीक है, ये बट मशीन है, आप ऐसे समझो। ठीक है, ये जूसर या ग्राइंडर। अब इसमें हम कुछ ऐसे फ्रूट डाले, फ्रूट डाले तो उसका कुछ क्या हुआ, जूस बना के आउटपुट। जैसे मान लो बनाना मैंने डाला यहाँ पे, बनाना, तो ये क्या हुआ, बनाना का जूस बना के देगा मेरे को। यानी कि देखो इसमें हम इनपुट क्या दे रहे हैं, बनाना दे रहे हैं। ठीक है, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अब ये फ्रूट का जूसर है, तो इसका क्या है, फिक्स है कि मेरे को अंदर क्या दो, फ्रूट ही दो। तय नहीं होता कि मेरे को फ्रूट दो तो मैं आउटपुट में क्या दूंगा, तो मैं फ्रूट का जूस दूंगा। अब इसी में मैं क्या करूँ, इस मार्कर को डाल दूं, तो क्या ये इसका जूस बना पाएगा, नहीं बना पाएगा ना। तो इसी चीज को तो आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, इसी चीज को तो समझना है कि ये जिस मान लो अब हम इसी जूसर को हम फंक्शन बना दे, फंक्शन बना दे, तो इसका क्या है, कुछ स्पेसिफिक डोमेन है, यानी कुछ स्पेसिफिक चीज हम इसको क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक क्या देगा हमको, आउटपुट देगा। इसी चीज को समझना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक भी क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक जो सारे रेशियोज हैं ये भी क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो अब इन फंक्शंस को भी क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक इनपुट देंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और इसी का कुछ स्पेसिफिक आउटपुट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ये मैंने अपने मतलब फंक्शंस के लेक्चर में बताया है, और आपने नहीं भी दिखा तो इसलिए समझो ना यार, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसी को समझो कि डोमेन का मतलब क्या होता है कि जो स्पेसिफिक इनपुट विच वी कैन पुट ऑन दैट, या फिर विच वी कैन गिव टू दैट फंक्शन। ठीक है, और वहां से जो हमको आउटपुट मिला उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इसी तरह सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का भी क्या होता है, कुछ ना कुछ इनपुट होता है जिसको हम डोमेन बोलते हैं, कुछ ना कुछ आउटपुट होता है। तो अभी इनपुट और आउटपुट का मतलब हुआ कि जिस रेंज में वो वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा उसको हम डोमेन बोलते हैं, और जिस रेंज में वो वैल्यूज देता है, ठीक है, उसको हम रेंज बोलते हैं। अब जैसे देखिए आप अच्छे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे सेक है, तो सेक एक्स इक्वल टू 1/cos होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे sec x के डोमेन में एक रिस्ट्रिक्शन आ गई, क्या कि cos x। अब ये cos x जीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी जीरो नहीं होता, बिकॉज दैट इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन इसके डोमेन में क्या जाता है कि हम उसके डोमेन में cos x का वैल्यू जहां जीरो होता है उसको नहीं दे सकते। ठीक है, ये सारी चीजें बस आपको समझनी कि कुछ स्पेसिफिक जो इनपुट है उसको अब हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उसको आगे। ठीक है, So whenever we talk about domain and range of the trigonometric function, देखिए आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, कि sin x cos x tan x cos x sec और cot का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। देखिए डोमेन का मतलब होता है कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को जो हम इनपुट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और जो हमको वो स्पेसिफिक आउटपुट देता है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो देखिए sin x और cos x, ठीक है, sin x और cos x ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें हम कुछ भी इनपुट दे सकते हैं, कोई भी रियल नंबर उसमें हम इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर को हम उसमें इनपुट दे सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यू वो हमें दे देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए रियल नंबर्स। ठीक है, तो ऑल द रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए अब जो सर्कल जो बनेगा, ठीक है, तो उसके हर एक पॉइंट पे आप उसको रिमाइंड करो एक बार, तो उसके हर एक पॉइंट पे cos x और sin x की तो वैल्यू होगी ना। यानी कि वो जो cos x sin x है वो कोई ना कोई तो रियल नंबर, यानी कि जो देखिए वो पॉइंट जो यहाँ पे वो बना है उस पे कोई ना कोई तो क्या होगा, कोई ना कोई तो यहाँ रियल नंबर होगा, होगा या नहीं होगा। इसलिए साइन एक्स और कॉस एक्स का जो डोमेन होता है ना वो रियल नंबर होता है। ठीक है, वो कोई भी वैल्यू लेगा, क्योंकि अब देखो हर एक पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट आना ही आना है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट आना ही आना है, हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई रियल नंबर तो आना ही आना है, इसीलिए। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होता है ये ऑल रियल नंबर्स होता है। ठीक है, और जब हम इसके रेंज की बात करते हैं, जब हम इसके रेंज की बात करते हैं तो ये -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, -1 से 1 के बीच में होता है, ये आपने उसमें भी देखा यूनिट सर्कल। तो चारों क्वाड्रेंट में हमने इसको घुमाया, घुमाया नहीं घुमाया, तो चारों क्वाड्रेंट में वहाँ पे 4 पॉइंट थे, अगर आप उसमें नोट किया हुआ तो देखिए, नहीं तो वीडियो को पीछे ले जा करके देखिए, वहाँ पे है कि 4 पॉइंट है ए बी सी डी। तो चारों पे क्या है, या तो 1 हो रहा है, या तो 0 हो रहा है, तो -1 हो रहा है, यही 3 वैल्यू आ रही है ना। और उसके बीच में क्या हो रहा है, वैल्यू इसी के बीच में रह रही है, कहीं इन्फिनिटी तो आया नहीं, कहीं कुछ ऐसा तो आया नहीं हमें, ऐसा तो कुछ कभी हमें मिला नहीं। ठीक है, इसलिए इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से 1 के बीच का होता है। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स दोनों एकदम आइडेंटिकल है, दोनों एकदम एक जैसे होते हैं। ठीक है, एकदम एक जैसे होते हैं। ठीक है, फिर जब हम tan x की बात करते हैं तो देखिए tan x क्या है, tan x, तो tan x क्या होता है, sin x बाई cos x होता है, नहीं होता है, tan x को हम sin x बाई cos x भी लिखते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए एक रिस्ट्रिक्शन आया मेरे पास, क्या आया कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता,
यानी कि cos x 0 नहीं हो सकता। अब देखिए cos x 0 कहाँ होता है, तो अगेन आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको जरूर ये बात पता होगा। अब प्रमोशन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ना यार, अपना चैनल है तो थोड़ा बहुत तो प्रमोशन मेरे लिए भी जरूरी है। अब उस लेक्चर को देखो तो वहाँ पे मैंने ये बताया है कि साइन एक्स या कॉस एक्स कहाँ जीरो होता है, तो साइन एक्स जीरो होता है एन पाई पे, और कॉस एक्स जीरो होता है 2n+1 पाई पाई बाई 2, यानी कि ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे क्या होता है हमारा कॉस एक्स जीरो होता है। तो यहाँ पे देखिए 10x के पास एक रेस्ट्रिक्शन आ गया, या वो डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो सकता, यानी कि अब इसके डोमेन में कौन सी वैल्यू होगी, ऑल रियल नंबर्स माइनस ऑल दोज वैल्यू जहां पे cos x क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो बस तो पूरा रियल नंबर माइनस ऑल दोज पॉसिबल वैल्यूज, ऑल दोज वैल्यूज जहां पे ये cos x जीरो हो रहा है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि पूरे रियल नंबर से उस पार्ट को हम हटा देंगे, तो यही क्या हो जाएगा 10x का डोमेन, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, sin x तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा, नहीं दे रहा ना, बात खत्म, ठीक है। और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स होगा, इसका रेंज ऑल रियल नंबर्स होगा, कुछ भी आउटपुट आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आउटपुट आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड, तो थर्ड पे हमारा यहाँ पे cosec x, तो देखिए cosec x, ठीक है। तो अब देखिए cosec x जो है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, cosec x को हम क्या कहते हैं, 1/sin x कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते हैं, तो 1/sin x बोले हम cos x को, cosec सॉरी cos नहीं, cosec x को हम 1/sin x बोले। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन दिया हमें कि sin x जीरो नहीं हो सकता। अब देखिए sin x जीरो कहाँ होता है, n पाई पे, यानी कि अब इसके डोमेन में क्या आ जाएगा, r माइनस एन पाई, r माइनस एन पाई, ठीक है, वेयर दिस n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, वेयर दिस n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब इसका भी डोमेन निकल गया, तो आपके लिए भी आसान हुआ या नहीं हुआ। इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, इसके रेंज को हटा दें, इसके रेंज को हम हटा दें, ठीक है, इसके रेंज को अगर हम हटा दें तो वही हमारा क्या है, इसका रेंज होता है, यानी कि -∞ टू -1, ठीक है, यूनियन 1 टू इंफिनिटी इसका रेंज होता है, ठीक है। इसी के बीच का ये वैल्यू देता है, क्योंकि ये जीरो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 है और sin x तो जीरो होने नहीं देगा, इसलिए ये कभी जीरो नहीं होता। सेम गोज विथ दिस, ठीक है, sec x, इसमें भी क्या होता है, एक रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास कि cos x जीरो नहीं हो सकता, तो cos x जीरो कहाँ कहाँ होता है, 2n+1 पाई बाई 2, तो अगेन विल माइनस 2n+1 पाई बाई 2 फ्रॉम दिस ऑल दिस रियल नंबर्स, तो वही हमारा उसका भी क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। एंड सेम रेस्ट्रिक्शन है रेंज में कि ये जीरो नहीं हो सकता, यानी कि -1 से 1 के बीच का वैल्यू ये नहीं लेता है, ठीक है, ये -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं लेता है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो अब आप खुद सोचो, अब अपने दिमाग में कि cot x का, ठीक है, तो cot x का आप नहीं निकाल सकते हो। अब सोचो थोड़ा सा, आर यू एबल, क्या तुम एबल हो इसके, क्या तुम इसको कर सकते हो, बताओ, तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। तो cot x के पास भी क्या है, देखो cot x को हम क्या लिखते हैं, cos x अपॉन sin x लिखते हैं। तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन क्या आया, sin x का, यानी कि sin x जीरो नहीं हो सकता, तो sin x जीरो नहीं हो सकता, sin x जीरो कब कब होता है, n पाई पे, यानी कि अब हम रियल नंबर्स में क्या करेंगे, n पाई को माइनस कर देंगे। तो रियल नंबर्स में जब मैंने n पाई को हटा दिया तो मुझे क्या मिल गया, डोमेन मिल गया cot x का। अब जिस तरह से tan x का सारा रियल नंबर होता है रेंज, उसी तरह से cot x का भी रेंज क्या होता है, सारा रियल नंबर होता है, ठीक है। तो जेंटलमैन यहीं पे ये चीज यहीं पे क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्राफ्स ऑफ ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए उनकी जो ग्राफ्स हैं, तो ग्राफ हम किसी भी चीज का कैसे बनाते हैं, आपने क्लास 9th के मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए वहां पे ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, ऐसे एक यहाँ पे एक्स एक्सिस में टाइम का कुछ वैल्यू लेते हैं, इधर वेलोसिटी या एक्सीलरेशन वगैरह कुछ भी लेते हैं, और हम उसको क्या करते हैं, पॉइंट्स को ऐसे ऐसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसमें भी हम ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, डोमेन है उसके एक पॉइंट को लेते हैं और रेंज रेंज के पॉइंट्स को लेते हैं, और फिर ग्राफ को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, और हमारा क्या बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। क्लास 11th में भी आपने अगर पढ़ा होगा, तो क्लास 11th के मैथ में भी आपको इसने देखा होगा, फंक्शन चैप्टर में बहुत सारे ग्राफ्स देखे होंगे, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ देखे होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ देखे होंगे, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ्स देखे होंगे। तो बस उसी तरह से अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के भी ग्राफ को देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे। समझने जैसा उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि डोमेन और रेंज से रिलेटेड हमारा ग्राफ होता है, तो हम उसके ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट ऑन टू दैट, ठीक है। लेट्स लुक इनटू द ग्राफ्स ऑफ ऑल दिस फंक्शंस। तो हमारे पास पहला जो दो फंक्शन है वो है sin x और cos x। तो हमने पहले जो दो फंक्शंस को पिक किया है वो है sin x और cos x, ठीक है। तो देखिए इनके ग्राफ्स में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, एक बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है जिसको आपको समझना है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, ये बस उसको देखना है और समझना है, ठीक है।
ठीक है। अब ग्राफ्स में ऐसा कुछ जैसा ज्यादा समझाने लायक है नहीं, ठीक है, और मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आई एम वेरी फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट, ठीक है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, ठीक है। कुछ दिन और रुक जाओ तो मैं थोड़ी रिसोर्सेज को और ज़्यादा सही करूंगा। तो ये सारी जो पिक्टोरियल चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि किसी दूसरे मेथड से, दूसरे जरिए से बताऊं, ठीक है, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से आप मतलब इसको ना मतलब आप समझ के दिमाग में बैठा सको, ठीक है। तो अभी थोड़ा कुछ लैक ऑफ रिसोर्सेज आ रही है थोड़ी सी, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो अभी वर्ग के लिए आप इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। डू कोऑपरेट, बाद में फिर विल नॉट लेट यू कोऑपरेट, ठीक है। तो प्लीज, तो अभी देखो इसको यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स है हमारा, जब तो साइन एक्स है हमारे यहाँ, इसके पास क्या ग्राफ क्या होता है, देखिए इसकी जो वैल्यू है रेंज की, वो कहाँ से कहाँ के बीच में होती है, -1 से 1, यानी कि ये वाई एक्सिस। देखिए अब किसी भी फंक्शन को हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। तो इसमें जो x की जो वैल्यू होती है ये हमारा क्या होता है, डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हमने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा है। और ये जो y होता है ये हमको क्या बताता है, रेंज होता है। यानी कि जो x है इसी में हम क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं, जो y हमारा क्या होता है, रेंज होता है। यानी कि जो हमारा y एक्सिस है इस पे क्या आएगा, रेंज आएगा। तो रेंज हमारा 1 से -1 के बीच में होगा, होगा या नहीं होगा, ये 1 से -1 के बीच में हो गया। अब ये x एक्सिस पे जो सारी चीजें ये हमें क्या देंगी, डोमेन देंगी। तो इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसा बनता है, ठीक है। ये ऐसे माइनस, ये -2 से ऐसे आता है, 1 पे जाता है, ठीक है। ये देखिए 0 से क्या हुआ, 1 पे ऐसे गया, फिर क्या हो गया, ये 0 से 1 पे गया, ठीक है, फिर 0 पे आया, और फिर -1 पे गया, फिर 0 पे आया, और फिर 1 पे गया, और फिर कहाँ, फिर 1 पे आ गया, फिर 0 पे आया, फिर -1 पे गया, और फिर ये ऐसे 0 पे चला गया, ठीक है। ये ऐसे होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अब जैसे देखिए इसी में आप समझिए ना, यहाँ से देखिए ना, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ गई, 0 से 1, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, तो वैल्यू क्या हो गई, 1 से 0 डिक्रीज। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ चली गई, 0 से -1, ठीक है। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ चली गई, -1 से 0। तो ये होता है हमारा साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब इसी में देखिए हम कॉस एक्स का जब हम ग्राफ देखते हैं इधर नीचे, ठीक है, तो here it is, ठीक है। तो ये cos x का जब ग्राफ है हमारे पास, तो इसका भी क्या होता है, वही सेम रेस्ट्रिक्शंस, ऑल द रेस्ट्रिक्शंस फॉलोज। इसमें भी सेम है, इसको हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू cos x लिखेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, ये cos x, तो x का वैल्यू डोमेन और y का वैल्यू रेंज, तो इसका भी रेंज क्या होगा, -1 से तो 1 से -1 के बीच में आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, सॉरी सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, क्या आप जानते हो क्या है, तो इसका जो ग्राफ होता है वैसे आता है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे ऐसे -2 पे ये कहाँ है, 1 पे है, ठीक है। ये 1 से कहाँ गया, ऐसे 1 से आया 0 0 से आ गया ये -1 से गया 0, फिर 0 से गया 1, 1 से गया 0, फिर 0 से -1, ठीक है, फिर 0, और फिर इस तरह से फिर 1, और फिर आगे जाएगा 0, फिर इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो अब इसमें देखो ये क्या है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से 0, ठीक है। फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये क्या होगी, 0 से -1, ठीक है। फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो -1 से 0, फोर्थ क्वाड्रेंट 0 से 1। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोसेक का ग्राफ होता है, दोनों में अ बिट ऑफ सिमिलैरिटी है। बस इसमें क्या होता है, -2 से -पाई जा रहा है, ठीक है, फिर -पाई से 0, फिर 0 से पाई, ठीक है। तो इसमें पाई के डिफरेंस पे ये पैराबोला बन रहा है, और इसमें भी पाई के डिफरेंस पे बन रहा है, बट यहाँ पे क्या है, ये ऑड मल्टीपल्स पे बन रहा है, ठीक है। ये ऑड मल्टीपल्स पे 0 होता है, तो ये ऑड मल्टीपल्स पे 0 पे आ रहा है। ये n पाई पे 0 पे होता है, तो ये n पाई पे 0 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ होता है हमारा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं और 10x cot x ये सब का ग्राफ भी देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी। अब हमारे पास दो और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की ग्राफ्स हैं, जैसे 10x और cot x की ग्राफ, ठीक है। तो जब हम 10x की ग्राफ को देखते हैं, तो अभी देखिए मैंने आपको भी तुरंत बताया था ना कि 10x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, और cot x क्या है, डिक्रीजिंग है। तो 10x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, और cot x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जो 10x की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा इंक्रीज होती है। देखिए ये, तो ये इधर का जो देखिए माइनस वाला उतना अच्छे से आपको भले ना समझ में आए, ठीक है, बट हम इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या है, 0 से π/2, सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई, और थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और 0 से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ठीक है, जा रहा है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी जा रहा है।
तो ये क्या होता है, फिर ये रिपीट होता है। यहाँ से देखिए यहीं से ये माइनस इन्फिनिटी से क्या हुआ, जीरो आया, फिर ये जीरो से इन्फिनिटी जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी से जीरो आया, फिर जीरो से इन्फिनिटी जाएगा। फिर ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो आया, फिर ये जीरो से इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 10x का ग्राफ होता है। ठीक है, इसके इससे ज्यादा आपको कुछ यहाँ पे जानने का जरूरत नहीं है। बस यही जान लो कि इसका जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में ये होता है, इंक्रीज होता है। तो माइनस पाई बाई टू से 3 पाई बाई 2 के, सॉरी ये पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में होता है। ठीक है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, और माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 के बीच में होता है। ठीक है, अब इसी तरह जब हम कॉटेक्स का ग्राफ देखते हैं, ये हमेशा ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो जब ये -2 पाई से पाई के बीच में आता है तो ये क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो आया, और फिर ये जीरो से माइनस इन्फिनिटी, सॉरी ये इन्फिनिटी से जीरो आया, फिर ये जीरो से माइनस इन्फिनिटी की ओर चला गया। ठीक है, फिर सेम ये रिपीट होगा, जीरो से इन्फिनिटी आएगा, और फिर ये सॉरी इन्फिनिटी से जीरो आएगा और ये जीरो से माइनस इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। फिर वही होगा, इन्फिनिटी से जीरो आएगा और जीरो से माइनस इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। फिर वही होगा, जीरो से सॉरी इन्फिनिटी से जीरो आएगा, फिर जीरो से माइनस इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ, इन्फिनिटी से जीरो आया, फिर सेकंड में क्या हुआ, जीरो से माइनस इन्फिनिटी, फिर यही चीज रिपीट होगा, फिर इन्फिनिटी से जीरो आया, फिर ये जीरो से माइनस इन्फिनिटी चला गया। ठीक है, तो यही है ये। अब देखिए वहां पे जो अगर आपने वो बॉक्स बनाया हुआ है, फिर उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, या फिर थोड़ा सा पीछे जाकर देख लो, वहां पे ऐसा ही है। ठीक है, तो यही क्या है, इसका ग्राफ है मेनली। ठीक है, अब देखिए दो और ग्राफ बचता है हमारे पास। ठीक है, तो उसको भी हम देख ही लेते हैं, अभी कर ही लेते हैं। बट ये सब ज्यादा चीज नहीं है, ये सब उतना मतलब ये बहुत ही ज्यादा हार्ड ये सब वो सब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब बहुत ही आसान सी चीजें हैं। ग्राफ में ज्यादा आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस अब मैं बता रहा हूँ, मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसमें पढ़ा कर, बट इंडिया के मतलब पर्सपेक्टिव से ऐसा कोई ग्राफ का उतना जरूरत नहीं होता है ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, और अगर होगा तो फिर हम हैं बताने के लिए यहाँ पे। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस की ताबड़ तोड़ सीरीज लाएंगे तो उसमें बता देंगे, उसमें समझा देंगे क्या होता है। ऐसे क्या होगा, क्वेश्चंस में हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, अच्छे से समझते हैं ना। जस्ट गिव मी सम टाइम मैन, एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ अस, एंड विल डू एवरी पॉसिबल थिंग विच कैन हेल्प यू। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, दो और हमारे पास बचे हैं। ठीक है, सेक और कॉसेक, इन दोनों को देख के और हम लेक्चर को यही समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम। लेट्स मूव अहेड एंड सी द रेस्ट ऑफ द टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो हमारे पास दो बचे हैं, कॉसेक और सेक। ठीक है, जो हम पहले देखते हैं कॉसेक एक्स, तो देखिए कॉसेक एक्स में उसके रेंज में क्या रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो -1 से 1 के बीच की वैल्यूज को नहीं लेता है। ठीक है, वो -1 से 1 के बीच के वैल्यूज को नहीं लेता है, और किस किस वैल्यू को अपने डोमेन से हटाता है, तो ये माइनस पाई और पाई को, यानी कि जहां जहां पे साइन एक्स जीरो हो रहा है एन पाई पे, तो एन पाई की वैल्यू को डोमेन में वो नहीं लेता है। इसीलिए इसका ग्राफ, इसीलिए देखिए tan x और cot x, ये बात मैं वहां पे नहीं बता पाया था, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। इसलिए tan x और cot x का एक ग्राफ क्या हो रहा था, बार बार ऐसे हो रहा था या नहीं हो रहा था, उसमें भी ऐसा ऐसा डॉटेड डॉटेड लाइन बना था या नहीं बना था। तो क्यों बना था, क्योंकि उस वैल्यूज पे उसका डोमेन होता ही नहीं है, अनडिफाइंड। ठीक है, इसीलिए वो ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए ये भी ऐसा है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका डोमेन होता ही नहीं, क्योंकि साइन एक्स वहां पे जीरो होता है, तो साइन एक्स जीरो होता है तो कैसे हो सकता है भाई, 1/sin x नहीं होता है, तुम ही बताओ, होता है कि नहीं होता है? समझा करो ना यार, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं हम इसको। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि -1 से 1 के वैल्यूज को नहीं लेते, यानी कि इसके बीच में तो इसका रेंज नहीं आएगा। तो इसका रेंज आएगा कहाँ से, ऐसे से गया और ऐसे गया और ऐसे। तो ये क्या हुआ, देखिए इन्फिनिटी से पहले क्या हुआ, 1 पे आया, यानी कि देखिए माइनस इन्फिनिटी से ऐसे 1 पे, सॉरी हाँ ये यहाँ, सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी से -1 पे आया। ठीक है, और फिर ये -1 से कहाँ चला गया, -1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी की ओर, फिर ये इधर से ऐसे आया और ये ऐसे चला गया। ठीक है, हाँ फिर ये देखिए यहाँ पे भी इसका क्या है, सेक का भी है, तो इसमें भी क्या रिस्ट्रिक्शन है, cos x जीरो नहीं हो सकता, यानी कि सारे जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है उसमें क्या हो सकता है, डोमेन का नहीं आ सकता। तो इसके रेंज का जो ऐसे ग्राफ बनता है ये ऐसा बनता है। ठीक है, हाँ तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही होता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वैसे भी मैं मतलब ऐसे मतलब ऑनेस्ट टॉक अगर करूं तो एनडीए के पर्सपेक्टिव से ग्राफ उतना जरूरी नहीं होता है। अगर जरूरी होगा भी तो उसको हम क्वेश्चन के बेस पे देखेंगे कि ऐसा कोई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया नहीं आया, मैं रिसर्च करके मैं मतलब खोज के देखूंगा। ठीक है, और होगा तो मैं बताऊंगा यार, क्वेश्चंस की सीरीज जब लाऊंगा तो आएगा ये सारी चीज। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको समझना कोर्स पढ़ना, तो आपको बस ये सारा ग्राफ क्या रखना है, याद रखना अच्छे से। ठीक है, तो आप इसको कॉपी में नोट कर लो। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो कुछ भी बताया उसको आप एक जगह नोट करके लिख लो। ठीक है, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की कॉपी बना ही लो तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आएगा, यानी कि द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द फार्मूलाज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे।
तो इट विल बेटर इफ यू मेक अ कॉपी। ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा कि आप एक पतली सी कॉपी बना लो जिसमें आप पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का क्या होगा सारा फॉर्मूला रखो। ये मैंने भी जब मैं जब पढ़ाई करता था तो मैंने भी अपने बनाए थे, शायद कहीं मैं अभी खो दिया हूँ, ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाता है ऐसे प्रूफ कि मैंने भी बनाया, मैंने बनाया था, ठीक है, बट अभी वो मिल नहीं रहा है, पता नहीं गायब हो गया कहीं पे, ठीक है। तो इट इज बेटर इफ यू मेक इट, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। देखो बुक्स वगैरह में या फिर वीडियोस वगैरह में हर चीज होती है, बट कुछ चीजें होती है जो आपको लिखना जरूरी होता है, जिसको आप लिख कर रखो या फिर कहीं पे स्टिकी नोट्स वगैरह में चिपका हुआ रखो कि 10 बार देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो याद होगा, ठीक है। बट वैसे भी ठीक है, हम लोग देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, सीखेंगे हर फॉर्मूला को, देखेंगे कि हर फॉर्मूला कहाँ से आता है, कहाँ से बनता है, ये देखेंगे तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो वो 30-40 फॉर्मूला 10 फॉर्मूले के अंदर अंदर ही निपट जाएगा, ठीक है, सारे चीज में अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, ठीक है। इफ यू रियली लाइक दिस सेशंस प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, वी हैव रीच्ड 250 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। So I know it's a very small, very small milestone, but yes, it's very big for us because we are very new and it's been just a single month and we have reached 250 subscribers. So it is a very, very, great news for all of us. Okay, so we are working very hard, ठीक है, फॉर यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी प्रॉपरली, ठीक है। बीच में थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज आ रही हैं, उसको भी हम लोग कार्व आउट करेंगे, ठीक है, और रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन, ठीक है, और ठीक है, और थैंक यू फॉर गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस गाइस, ठीक है। This is a till now it has been a very beautiful journey, ठीक है, it's been a month so it feels like very very good। तो बस बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लेके आएंगे ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज और फिर देखेंगे उसको हम रॉकी भाई की तरह फोड़ देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितना उसको आसान बनाया जा सकता है, उतना आसान बनाएंगे, ठीक है। और आई थिंक देखिए इस चैप्टर में मैंने एक चीज तो आपके लिए आसान बना ही दिया है, अब मानो या ना मानो, ठीक है। तो बस उसको समझो, उसको याद रखो, उसको दिमाग में रखो और चलो उसके तरह से समझ में आएगी, चीजें को रिलेट करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो गाइस, बाय फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, ठीक है, स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।